वेलकम टू द रिसर्च ऑफ नॉलेज। आज का इस एपिसोड में आपका स्वागत है, एपिसोड नंबर 4। इसमें हम देखेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंटेन करता है। किसे कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं किसमें? एटम में। न्यूट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल्स दैट कंटेन नो चार्ज, जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो बीच का हिस्सा होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। यानी कि जो एटम होता है, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी जो एटम है उसको वो कंटेन करता है 3 तरीके की सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का प्रोटॉन है, ब्लू कलर का न्यूट्रॉन, और ये पूरा न्यूक्लियस है। ऑरेंज कलर से न्यूक्लियस है और ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल वे में। किसमें? एलिप्टिकल वे में। इन द मिडल ऑफ द एटम, एटम के मिडल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन द मिडल ऑफ द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। जो क्या कंटेन करता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को कंटेन करता है। न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स को कंटेन करता है, यानी कि जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिन पर जीरो चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है जो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है जो रिवॉल्व करते हैं राउंड दी एटम, यानी कि एटम के चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन इज़ द ओनली एटम विच डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। एन एटम विच हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स है उनकी संख्या सेम है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दोनों की नंबर की वैल्यूज सेम है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको न्यूट्रल एटम्स कहते हैं। इन न्यूट्रल एटम्स में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो पॉजिटिव और पॉजिटिवली चार्ज एटम बना देता है या फिर नेगेटिवली चार्ज एटम बना देता है, जिनको हम एनायन और कैटायन कहते हैं। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स, अगर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम है प्रोटॉन से, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली प्रोटॉन जिसमें कम होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन जिसमें कम होगा, वो किस टाइप का एटम होगा? वो एटम कंटेन करेगा नेगेटिव चार्ज को। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर less than protons, then atom contains positive charge, or if electrons are more than protons, then atom contains negative charge. ये जो एटॉमिक थ्योरी अभी हमने डिस्कस करी, ये किसने दी थी? डाल्टन भाई साहब ने दी थी। इस तरीके से ये दिखते थे। अब बात करते हैं मैक्स प्लैंक की। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था? जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट कैन बी एमिटेड, इन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम एमिट कर सकते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी होती है ना, उसको हम एमिट भी कर सकते हैं और उसको हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया था सिंपली, जो एनर्जी होती है उसको हम एमिट भी कर सकते हैं और उसको हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ये थी हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? फिजिक्स में जो रेडिएशन होती है वो एमिशन होती है और ट्रांसमिशन होती है एनर्जी का। रेडिएशन क्या होती है? ये एक एमिशन होता है या फिर ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में करती है वो, ठीक है नहीं? और पार्टिकल्स की फॉर्म में करती है, यानी कि जो हमारा क्या होता है मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, जो इसने डी ब्रोगली ने बताया था जो हमें। इन फिजिक्स रेडिएशन इज एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में होता है या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, थ्रू स्पेस, स्पेस के ज़रिए होता है, और थ्रू अ मटेरियल मीडियम या फिर किसी मटेरियल के ज़रिए होता है, किसी मटेरियल मीडियम के ज़रिए होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी फिर? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, एक एनर्जी की फॉर्म होगी जो क्या करेगी? प्रोपोगेट करेगी, जो अपना विस्तार करेगी एज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिकल वेव्स भी प्रेजेंट रहेंगी और मैकेनिकल वेव्स भी प्रेजेंट रहेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है एक तरीके की फॉर्म होती है एनर्जी की, यानी कि आप इसको हीट मान लीजिए। हीट जो होती है, जो सनलाइट आती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स भी प्रेजेंट रहती है और मैग्नेटिक वेव्स भी प्रेजेंट रहती है, जो ट्रैवल करती है इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ये ट्रैवल करती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जो सनलाइट आती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, मान लो ये सूरज है, इसमें से यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? छोटे छोटे पैकेट्स होंगे ऑफ एनर्जी के, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे, ये लाइट, जो सनलाइट होती है उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जो जिसमें हीट प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपोगेट्स एज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वांटम? कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्वांटम का मतलब क्या होता है। द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट, क्वांटम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट होती है, एक स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट होती है। यानी कि जैसे कि क्वांटम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? फोटोन हो गई। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है? क्वांटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की होती है, क्योंकि इसमें वेव्स नेचर होता है ना इसका। जो एनर्जी का होता है वो वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है ना। ये वेव की तरह आती है पार्टिकल्स के जरिए, ठीक। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एच वी। एच डिनोट्स क्या करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट को करता है। वी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होती है, वी हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, नहीं, वी जो होता है हमारा वो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी, वी जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि E इज इक्वल टू दी एच वी। वी क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी होता है। वेयर एज एच डिनोट्स प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.620 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.620 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्रोगली की, लोइस डी ब्रोगली। ये एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है ना, मैटर होता है उसका डूल नेचर होता है। मैटर का डूल नेचर होता है। मैटर जो होता है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मैटर एज अ डूल नेचर, इट एग्जिस्ट इन पार्टिकल फॉर्म एज वेल एज इन वेव फॉर्म। फिर बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एटम की, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने आपके एक एटम में प्रोटॉन्स होंगे ना, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होगा? उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है नहीं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मान लो कि कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं। कैसे पता चला हमें? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला। कार्बन हैज़ मास नंबर 12, इसका मास नंबर 12 है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन का जो मास नंबर होगा वो 12 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं कार्बन में? 6 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो टोटल मास नंबर होगा इसका 12। इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिक मास नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है न्यूट्रल एटम का केस? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना,
ये रहा ये वाला पॉइंट। एन एटम विच हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जिसके इक्वल होते हैं उसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम के केस में जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, पर इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म्स है। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम की फॉर्म्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। इट इज़ अ रेडियो एक्टिव। ट्रीटियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव है, मतलब कि इट इज़ यूज इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए काम आता है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जब हम उसको ब्रेक करते हैं ना, उसको ब्रेक करते हैं तो वो एनर्जी को एमिट करता है, तो वो एनर्जी क्रिएट करता है। तो ट्रीटियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि ये डिसइंटीग्रेशन करता है न्यूक्लियस का। इसको हम एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट कर सकता है ना न्यूक्लियस को, एटम को तोड़ सकता है ये रहा। जैसे कि हाइड्रोजन 1 1 प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम क्या होता है? हाइड्रोजन 1 2, ट्रीटियम हाइड्रोजन 1 3, इस तरीके से। प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट रहते, पर ड्यूट्रियम और ट्रीटियम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। रेड कलर से न्यूट्रॉन्स इसमें मेंशन है। आइसोबार्स के बारे में बात करें। आइसोबार्स क्या होते हैं? दे हैव सेम मास नंबर। इनका मास नंबर सेम होता है, पर इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। दे हैव सेम मास नंबर, इनका मास नंबर जो होगा वो सेम होगा, बट इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। एग्जाम्पल होता है आर्गन और कैल्शियम, यानी कि आर्गन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 40। आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर सेम है, 40 है, पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। इसका 18 है और इसका 20 है। एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर कैसे पता लगेंगे? क्योंकि उसमें 18 प्रोटॉन है और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है। इस तरीके से इसमें पता लगता है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। इस वाले में न्यूट्रॉन्स की संख्या तो अलग अलग है ना, 22 है, इसमें है 20 n है, तो ये न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होते हैं? दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। न्यूट्रॉन्स का पता कैसे लगाया जाता है? न्यूट्रॉन्स का पता लगाया जाता है एटॉमिक मास नंबर माइनस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास नंबर में से जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटा देते हैं तो हम किसकी संख्या को पता लगा सकते हैं? हम न्यूट्रॉन्स को पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर है 16 और एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 8 है तो इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 8 होंगे। ये आइसोटोन्स हैं हमारे। सिमिलरली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 15 और इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो एटॉमिक नंबर 7 होने के कारण इसका जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी 7 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 8 होंगे। यानी कि इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में, इन दोनों के केस में जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। सिमिलरली कार्बन में भी न्यूट्रॉन जो है वो सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या भी उसमें 6 ही होगी और 6 होगी, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो इसमें सेम नंबर ऑफ वो एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उन एटम्स को हम क्या कहते हैं? उन एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोन्स। उन एटम्स को हम क्या कहते हैं? उन एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोन्स। फिर डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं एक बार एनायन और कैटायन के। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एटम, जब हम एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में ऐड करते हैं, एक न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एनायन। जब एक एटम लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है कैटायन।
यानी कि एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्योंकि एनायन नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है। यानी कि ये एक न्यूट्रल एटम है, ये एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ऐड होने के बाद वो बन गया क्या, एनायन बन जाता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली एक एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो जब वो लूज़ करता है तो जो एटम होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही डिफरेंस होता है एनायन और कैटायन के बीच में। यानी कि ये देखिए आप, न्यूट्रल एटम है यहाँ पर, एक न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज़ करा, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर वो क्या बन गया, एक कैटायन बन गया, एक उस पर क्या आ गया, एक उधार चढ़ गया, एक पॉजिटिव का साइन आ गया, एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, एक क्या हो गया, वो निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन लिया उसने, एक किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसके ऊपर क्या होगा, एक चीज़ का उधार रह गया, वो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया। सिंपली आप इतना याद रखिए कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब न्यूट्रल एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने में से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो वो कैटायन होता है। जब न्यूट्रल एटम को कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है, कोई दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्या हो जाता है, एनायन बन जाता है। यानी कि जब वो गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को तो वो एनायन बन जाता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम, कल के एपिसोड में हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं कल।